Hello everyone. In this video, we will be learning second step of fertilization that is lashing movement of sperms. इस वीडियो में फर्टिलाइजेशन के हम सेकंड स्टेप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लैशिंग मूवमेंट ऑफ स्पर्म। लैशिंग मूवमेंट स्पर्म अपनी टेल की हेल्प से करने वाला है। अब टेल की हेल्प से कैसी मूवमेंट करेगा? ठीक ऐसे ही जैसे एक स्नेक अपनी फ्लेक्सिबल बैकबोन की हेल्प से लूप्स बनाता है। लूप्स बना के वो अपने आप को आगे पुश करता है। ऐसे ही जो स्पर्म है अपनी टेल की हेल्प से लूप्स बनाने वाला है बेटा, और ये लूप्स इसको आगे पुश करने में हेल्प करेंगी जहाँ इसका हेड है। इसकी जर्नी कुछ कम नहीं है। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी स्पीड है और इंसेमिनेशन का जो प्रोसेस है वो कवर अप किया था। इंसेमिनेशन के प्रोसेस से जो सीमेन है वो वजाइना में रिलीज होता है। वजाइना है, सर्विक्स है, एक बड़ा पार्ट यूट्रस है, देन इस्थमस पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और ठीक इसको एम्पलरी पार्ट पे जाके फर्टिलाइजेशन करना है। तो इसकी जर्नी तो कम नहीं है। वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, देन इस्थमस पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इस्थमस के आगे क्या आता है? एम्पला, जो हमने पहले वाली वीडियो में देख चुका है। टेल है, जर्नी भी हमने देख ली है। लेकिन क्या इस टेल को एनर्जी नहीं चाहिए लूप्स बनाने में? बिल्कुल चाहिए बेटा। अब यहाँ पे ये जो टेल है इसको एनर्जी जो मिलेगी वो मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया से। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को भी तो कोई सोर्स चाहिए। जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, तो इसको जो शुगर लगेगी ये जो सीमेन होता है उसमें ही ये प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज कहाँ से आया? समाइनल वेसिकल के सिक्रीशन से। ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं, पेयर्ड में होते हैं। और सीमेन जो कि यहाँ पे रिलीज़ होता है, कितना रिलीज़ होता है आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है। उसका टोटल सीमेन का सबसे बड़ा पार्ट समाइनल वेसिकल से ही आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप टू 70%। तो ये राशन पानी अपने साथ ही लेके आया है उस सीमेन में बेटा। उस लिक्विड में फ्रुक्टोज होता है, सिट्रेट हैं, अस्कॉर्बिक एसिड हैं, जो कि इसके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एटीपी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। अब ये जो एटीपी जनरेट होगी ये टेल में यूज़ होके इसको लैशिंग मूवमेंट करने के लिए हेल्प करेगी। तो ये तो था हमारी हेडिंग का एक्सप्लेनेशन। क्या हो रहा है, क्यों ये लैशिंग मूवमेंट करेगा, और इसको वजाइना से एम्पला पार्ट तक जाना किस लिए है? सिंपल, फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे पहले इस लाइन को हम साथ साथ पढ़ लेते हैं। स्पर्म स्टार्ट स्विमिंग टुवर्ड्स फैलोपियन ट्यूब आफ्टर देयर रिलीज इन वजाइना। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है बेटा। यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे एक क्लॉट दिखा रखी है जिसको हमने कोगलम बोल रखा है। कोगलम बोलो या क्लॉट बोलो, दोनों ही चीज़ एक ही हैं। जैसे ही इंसेमिनेशन के बाद सीमेन वजाइना में रिलीज होता है, इसमें बहुत सारे स्पर्म हैं। कितने हैं वो आप एक बार रिकॉल करने की कोशिश करना। इसमें स्पर्म्स हैं, वो यहाँ रिलीज होते ही अपनी रेस कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनका एक थिक मास बन जाता है जिसको हम कोगुलम या क्लॉट बोलते हैं। अब ये क्यों बना? देखिए बच्चे, सीमेन बाहर भी तो आ सकता है। ज़रूरी है ये ऊपर ही जाए, स्पर्म ऊपर ही जाए? सारा का सारा सीमेन अगर वजाइना से इजैकुलेशन के बाद बाहर आ गया तो स्पर्म की जर्नी तो यहीं पे ही ख़त्म हो गई, यानी स्टार्ट होने से पहले ही द एंड लग गया। तो ये क्लॉट सारे स्पर्म्स को एक साथ जोड़े रखने में हेल्प करता है। दूसरा, इसमें जो केमिकल्स होते हैं स्पर्म को जो वजाइना है, यूट्राइन वाल है, अंदर वाली एंडोमेट्रियम, उसके साथ बाइंडिंग करने में हेल्प करते हैं। तो ये कोगुलम बनाना काफ़ी ज़रूरी था। अगले 5 से 10 मिनट ये ऐसे ही पड़े रहते हैं आफ्टर इंसेमिनेशन। अब विद इन 20 to 30 मिनट्स इसमें ही कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो इस कोगुलम को थिन आउट कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे और लिक्विडिफाई कर देंगे। यानी जो थिक मास था
कोगुलम का वो अभी ऐसे लिक्विडिफाइड होने वाला है, उसमें विस्कोसिटी आने वाली है। अब इस थिक मास को हम इतना डाइल्यूट कर देंगे, स्पर्म जो आपस में अभी जुड़े हुए थे वो अलग अलग हो जाएंगे। अब इसको कौन करता है? इसको करने वाले प्रोटीन भी सीमेन में साथ ही होते हैं, जिसको हम सैमिनिन बोलते हैं। ये प्रोटीन्स, ये केमिकल्स प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होते हैं। मैम, कोगुलम बनाने वाले प्रोटीन ये समाइनल वेसिकल से रिलीज होते हैं, जिनको हम फिब्रोनेक्टिन या समानोजेलिन 1 या समानोजेलिन 2 बोलते हैं। सो कोगुलम वाले केमिकल्स भी अपने साथ ही लेके आया है, समाइनल वेसिकल से रिलीज हुए थे, और इस कोगुलम को मेल्ट करने के लिए, थिन आउट करने के लिए भी केमिकल ये अपने साथ ही लेके आता है। तो सेमिनेशन के बाद 5 से 10 मिनट स्पर्म अभी जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अटैच्ड हैं, थिक मास है कोगुलम बेटा। अगले 25 से 30 मिनट में ये लिक्विडिफाइड होने वाला है, थिन आउट होने वाला है, फिर स्पर्म जाके अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टेप क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने वही चीज़ लिख रखी है, फिब्रिनोजन क्लॉटिंग एंजाइम्स होती हैं सीमेन में, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड देयर अटैचमेंट टू यूट्राइन वॉल्स। जैसे मैंने आपको बताया, अगर स्पर्म इन वॉल्स पे अटैच नहीं होंगे तो ये स्लिप होके नीचे आएंगे, जो कि हम नहीं चाहते। ये नीचे भाग गए तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? ठीक है, तो इस कोगुलम में ही कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की वॉल से स्पर्म्स को अटैच करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे केमिकल की, जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंड्स। ये केमिकल भी सीमेन में ही होते हैं। रिलीज करने वाला ग्लैंड कौन है? समाइनल वेसिकल्स। मैम, ये क्या करेंगे? प्रोस्टाग्लैंड्स जो सीमेन या स्पर्म्स अपने साथ लेके आते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं यूट्रस में। फिर से जो आपके यूट्रस पे लाइनिंग लग रखी है स्मूथ मसल्स की, एंडोमेट्रियम की, ये इनकी जर्नी को काफ़ी लंबा बना सकती है। अब ये जो केमिकल्स होते हैं बेटा, ये यूट्रस में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, ठीक ऐसा ही जैसा वैक्यूम पंप में क्रिएट होता है। यूट्रस जो कि यहाँ है, अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने लगता है, वजाइना से स्पर्म को ऊपर की तरफ ऐसे पुल कर लेता है, ऐसे सक्शन फोर्स से ये ऊपर की तरफ ऐसे पुल करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जनरेट हो रही हैं, इसने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया है, और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने वाले जो केमिकल्स थे वो सीमेन में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। अब इससे होगा क्या? क्यों हुआ ये? यहाँ पे ये पूरे यूट्रस को एक साथ कवर करते तो ये स्पेस काफ़ी बड़ा है। ये मत भूलिए, यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। अब एक तो इसका सरफेस एरिया कम हो गया अगर ये भाई साहब कॉन्ट्रैक्शन करेगा। दूसरा, मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई, स्पर्म्स यूट्रस की तरफ खींचे चले जाते हैं, यानी ये आगे की साइड ऐसे मूव होते हैं। क्यों? क्योंकि यूट्रस एक सक्शन फोर्स क्रिएट करके इनको अपनी तरफ पुल कर रहा है। इट क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स। किसने क्रिएट किया? कॉन्ट्रैक्शंस ने। कॉन्ट्रैक्शंस किसने स्टार्ट किए? प्रोस्टाग्लैंड्स ने। अब एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है जो कि स्पर्म्स को अपनी तरफ पुल करता है। ये स्पर्म्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ऊपर की तरफ इनकी जो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है उसको बेटा हम बोलते हैं एस्पायरेटरी मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। So aspiratory movements of sperm will be started once the uterus will start their contractions, and these contractions will be done by chemicals named as prostaglandins, और ये सीमेन अपने साथ ही लेके आते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से फ्रुक्टोज, सिट्रेट, एस्कॉर्बिक एसिड का नाम लिख रखा है मैंने, जो कि न्यूट्रिशन देते हैं स्पर्म को। स्पर्म को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? क्यों इसको इतनी एटीपी चाहिए? भाई लैशिंग मूवमेंट करनी है उसको। लैशिंग मूवमेंट करता हुआ ये अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, जो कि कहलाता था लैशिंग मूवमेंट ऑफ स्पर्म। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की, दैट इज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। थैंक यू एवरीवन।